नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज के इस साप्ताहिक शो में हम तालिबान, कश्मीर की जन्माष्टमी, केजरीवाल ने दिल्ली को जो एक विश्व स्तरीय सिटी में कन्वर्ट कर दिया है उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही भारत में उठ रही जातिगत जनसंख्या की मांगों पर भी बात करेंगे। तालिबान ने पिछले 2 सप्ताह में आइसक्रीम खाने से लेकर सरकार में आने तक का सफर तय कर लिया है, बस यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार चलानी कैसे है। कश्मीर में जन्माष्टमी मनाई गई, लेकिन पंचर पुत्रों के पेट में दर्द उठा कि मोदी के कारण ऐसा नहीं हुआ है। लंबे समय से मनाया जाता रहा। गिलानी इस सदमे को झेल नहीं सका और निपट गया। भारत में वामपंथियों ने पिछले 7 सालों में अपनी क्षीण होती शक्ति और षड्यंत्रों की प्रभावहीनता के बाद तमाम दंगे और प्रदर्शनों को आजमाने के पश्चात अब जातिगत जनसंख्या यानी कास्ट सेंसस के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की बात को तूल देना शुरू कर दिया। इसके दुष्परिणाम इतने भयावह हो सकते हैं जो कल्पना के परे हैं। आज हम एक एक कर इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रारंभ करने से पहले आपसे सब्सक्राइब करने का निवेदन करना चाहूँगा। अपने मित्रों तक चैनल को पहुँचाएं और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें ताकि आपको हर वीडियो समय से मिलता रहे। सर्वप्रथम भारत की पैरालंपिक्स टीम को बधाई और कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से आभार, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी भारत का झंडा ऊंचा रखा। लगातार मेडलों का आना जारी है, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। भविना बेन, निषाद, अवनी 2 मेडल, योगेश, देवेंद्र, सुंदर, सुमित, सहराज, मरियप्पन और शरद जी के साथ प्रवीण को बहुत बहुत बधाई। खेल अभी चल ही रहे, आशा है मेडलों की संख्या बढ़ेगी। तालिबान ने नई सरकार का गठन कर लिया है, लेकिन इसके बाद वो करेंगे क्या, ये उनकी समझ से बाहर है। अब इनसे सरकार चलाई नहीं जा रही। सड़कों पर बंदूक लेकर घूमने के अलावा, जिसे तालिबान सुरक्षा तंत्र का नाम दे रहा है, सरकार का कोई भी अन्य तंत्र काम नहीं कर पा रहा। समस्या यह हो गई कि जिन्हें शरीयत चाहिए, जो किताब के कानून से चलने की सोच लेकर आए हैं, उनके हाथों में अब बैंक है, व्यापार है, रेलगाड़ी है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, हवाई जहाज है। ये लोग तो 1400 साल पहले वाली शिक्षा लेकर आए हैं, जो इन्हें 2001 की हार के बाद पाकिस्तानी मदरसों में दी गई थी कि असली मजहबी नुमाइंदा वही है जो तबलीगी शैली में जीवन जिए। अब उस वक्त न तो रेल था, न बैंक, न हवाई जहाज। उस वक्त तो स्त्रियों को कोड़े मारना, बच्चों को चाकू मारना, समलैंगिकों की हत्या, कबीलों में लड़ना हुआ करता था। अब ये लोग कंफ्यूज्ड हैं कि काबुल जीत तो लिया, लेकिन इसके बाद क्या करें। शेख हबीबुल्लाह अंखुज़ादा सुप्रीम लीडर बनाए जाएंगे, जो ईरान की तर्ज पर मजहबी रोल में रहेगा। इसका बैकग्राउंड मिलिट्री का नहीं, मजहबी न्याय और फतवों वाला रहा है। पाकिस्तान में पढ़ा लिखा है और लंबे समय से तालिबान के जन्म से ही जुड़ा हुआ है। वहीं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वहाँ की सरकार का काम देखेगा। ये सरकार का मुखिया है और हबीबुल्लाह सुप्रीम लीडर। ये तो हो गई बात कि कौन क्या करेगा। और भी नाम है, लेकिन हमारे लिए वो बस नाम ही है। स्वयं को अफगानिस्तान मामलों का जानकार दिखाने के लिए मैं सारे नाम गिना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ठगना नहीं चाहता। वर्तमान की परिस्थितियों में हर दिन नए परिवर्तन हो रहे हैं, काबुल में, अफगानिस्तान में, और वैश्विक समुदाय सांस रोके या फिर कदाचित चिल होकर पॉपकॉर्न खाते हुए यह देख रहा है कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं। तालिबान 1994 में रूसी सेना के निष्कासन के बाद पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के रूप में जन्म लेता है। फिर अमेरिका की एंट्री होती है ओसामा खोजने के लिए, जो उन्हें वहाँ मिलता नहीं। 2001 के इस दौर में अमेरिका ने तालिबान से सत्ता खींच ली और अपने मतलब की सरकार बिठाई। इसी समय तालिबान में एक आधारभूत बदलाव होता है। पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंपों के मदरसे में तालिबान के टैलेंट पूल तैयार किए जा रहे थे। अब आप पूछेंगे टैलेंट पूल किस बात का। बाजारों में छाती पर बम बांधकर फट जाना क्या बिना किसी टैलेंट के संभव है। 5 से 10 साल के बच्चों को देवबंदी या वहाबी मौलानाओं द्वारा मदरसों में कट्टरपंथी शिक्षा दी जाती थी और हर मरने वाले को, सुसाइड बॉम्बर्स को, शहीद कहा जाता था। सुसाइड बॉम्बरों की एक पौध तैयार हुई जो हर सफल मिशन के बाद दसियों और की प्रेरणा बनते थे। वही बच्चे अब 20 साल बाद लड़ाके कहे जा रहे हैं। उन्होंने 20 साल हर उस व्यक्ति और राष्ट्र को अपना शत्रु माना है जो धरती पर कहीं भी इस्लाम के खिलाफ कुछ भी करता या बोलता है। पाकिस्तान ने तालिबान को लोकतांत्रिक सरकार के लिए नहीं, वरन खलीफाई या अमीराती शासन के लिए तैयार किया था। इन बच्चों को जो आज नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, कच्ची उम्र से ही पश्तून या अफगान आइडेंटिटी से अलग कर दिया और इनकी एकमात्र पहचान इस्लाम की बनाई गई, ताकि जब वो किसी समय सत्ता पा जाएं और उनके पास विकल्प में अफगानिस्तान और इस्लामी खिलाफत हो तो वो खलीफाई को चुने। अभी तक इस्लामी राष्ट्र वैश्विक परिस्थितियों के कारण अपनी अपनी सीमाओं के भीतर ही राज चला रहे थे। उनके पास एक देश होने की परिकल्पना और फिर वहां से विस्तार लेकर पूरे विश्व में खिलाफत लाने का स्वप्न हरा हरा था। पाकिस्तान ने यह सोचा कि तालिबान उसके नियंत्रण में होगा, फिर वो इस्लामी राष्ट्रों का नेता बन जाएगा। एक हद तक पाकिस्तान इसमें सफल भी रहा है, क्योंकि अभी भी तालिबान उसी के हाथों में खेलता दिखता है। पाकिस्तान के स्वयं के हालात अब 2001 वाले नहीं हैं। वो स्वयं ही अमेरिकी भीख पर पल रहा है, तो तालिबान को देने के लिए उसके पास पैसा है नहीं। हमने यह भी देखा कि अमेरिकी फौजों के हथियार और गाड़ियां तालिबान ने पाकिस्तान भेजी।
इसलिए किसी को यह संदेह नहीं होना चाहिए कि उधर क्या चल रहा है और कौन चला रहा है। अब बात यह है कि अमेरिका ने जो $2 ट्रिलियन अफगानिस्तान में खर्च किए वो गए कहाँ? क्या वो राष्ट्र निर्माण में लगे? बिल्कुल नहीं। अमेरिका से कहीं ज़्यादा पैसे भारत ने अफगानिस्तान में प्रजातंत्र स्थापित करने और राष्ट्र के ढांचागत विकास हेतु खर्च किए। अमेरिका वहाँ ओसामा की खोज में गया, अपने बेस बनाए, हजारों की संख्या में सैनिक उतारे। इनके मिशन का आरंभ तो अलकायदा के खिलाफ आतंकरोधी कार्रवाई से हुआ, लेकिन कुछ ही समय में यह स्थानीय विद्रोह को रोकने में बदल गया। ओसामा कुछ समय बाद पाकिस्तान में मिला। अमेरिका को 2001 के कुछ ही साल बाद यह पता चल गया था कि ओसामा अफगानिस्तान में नहीं है, फिर भी वो वहीं डटा रहा क्योंकि अरबों डॉलर के व्यापार को जीवित रखना आवश्यक था। यहाँ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, सत्ता के दलाल और अवसरवादी लोग अमेरिका से पैसे लिए जा रहे थे। ओबामा जैसे लोग, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, उनके हाथों पर करीब 60-70 हजार अफगानी नागरिकों की हत्या का रक्त है और लाखों जीवन के अस्त व्यस्त होने का पाप। अमेरिका ने अफगानिस्तान को एक बेस से ज़्यादा कभी कुछ समझा ही नहीं। जिस देश में $3 ट्रिलियन, जो कि भारत की वर्तमान जीडीपी है, इस मूल्य के खनिज हो, वहाँ अमेरिका ने खनन में कोई रुचि नहीं दिखाई। अफगानिस्तान में और कोई उद्योग या संसाधन नहीं है। अमेरिका अगर गंभीर होता तो वहाँ इन्वेस्ट करता। 3.5 लाख की अफगान सेना का 10 दिनों में आत्मसमर्पण यह बताता है कि अमेरिकी सेना ने अफगान सैनिकों को किसी भी तरह की ट्रेनिंग तक नहीं दी, उन्हें किसी भी तरह से तालिबान से लड़ने को तैयार नहीं किया। अमेरिका ने सरकारें बनाई जो उन्हें पनाह दे सके, वो वस्तुतः दलालों के हाथों में खेलते रहे। और फिर जो 2 तस्वीरें दुनिया के समक्ष आईं, वो अमेरिकी इतिहास की सबसे कायर तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर यह है कि जब पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जो बाइडन एक नौटंकी कलाकार की तरह गंभीर और चिंतित दिखने का ढोंग करते हुए दोनों हाथों से मुंह को छुपा लेता है। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी नागरिकों और अफगानी मित्रों को समय रहते निकाल नहीं पाने की स्थिति में बाइडन के पास मुंह छुपाने के अतिरिक्त और कोई चारा भी था नहीं। जो बाइडन 15 अगस्त के कुछ दिन पहले तक यह कहता रहा कि अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है और अमेरिका नज़र बनाए हुए, वह उसके उलट कि तालिबान ने अमेरिका को अल्टीमेटम दिया कि अगस्त के अंत तक निकल जाएं, वरना आगे की जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। बाइडन ने अमेरिकी सेना द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे कुत्तों को तो वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसके मेजर जनरल क्रिस डोनाहो की यह तस्वीर, जो रात के अंधेरे में नाइट विजन गॉगल से ली गई है, वह बताती है कि बाइडन की पूंछ कहाँ रही होगी। यह तस्वीर अमेरिका के आत्मसमर्पण और शर्मिंदगी की तस्वीर है। उन्होंने सिर्फ कुत्तों को ही नहीं छोड़ा, बल्कि भागने की इतनी जल्दी थी कि सैकड़ों अफगान इन्फॉर्मर जो इनकी सेना के लिए काम करते थे, अनुवादक, सप्लायर आदि के नाम, पते, परिवारों तक को एक्सपोज करके भागे। इन सब की पूरी प्रोफाइल तालिबानियों के हाथों में है और वो खोज खोज कर उनके घरों से खींच खींच कर उन्हें मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका यह युद्ध हार गया। यह तस्वीर बस यह बताती है कि अमेरिका के तबाही का कार्यक्रम एक देश से खत्म हो गया। जॉर्ज बुश ने सबसे पहले तालिबान की समस्या की जड़ में पाकिस्तान को देखा था और उसके बाद ओबामा के 2 कार्यकालों के बाद ट्रंप ने भी खुलकर पाकिस्तान को कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के लिए लताड़ा था। लेकिन दोनों ही राष्ट्रपतियों के प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों ने इस वास्तविकता के ज्ञान होने के बाद भी कुछ खास किया नहीं। ओबामा और बाइडन हथियारों और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की लॉबी के हाथों बिके रहे और अमेरिकी सेना के जवान लगातार एक के बाद एक मरते रहे। अमेरिका की स्थिति अगर देखी जाए तो किसी को समझ में नहीं आ रही कि वो अफगानिस्तान में इतने समय रहकर आखिर एक स्ट्रैटेजिक लाभ तक क्यों नहीं ले गया उसे। अगर वो चाहता तो इस देश को समृद्ध बनाकर वहां एक चिरकालिक मित्र राष्ट्र उत्पन्न कर सकता था, जो कि ईरान, रूस और चीन के वर्चस्व को काटने के लिए उसके फायदे का सौदा था। इसके विपरीत इन लोगों ने एक देश को एक चिरकालिक युद्ध क्षेत्र बनाकर भाग लिया और बाइडन अपने भगोड़े सैनिकों और जनरल के नाइट विजन गॉगल से लिए हुए तस्वीरों को देख के ये कह रहा है कि उसने युद्ध का खात्मा कर दिया। अरबों डॉलर के हथियारों की खेपें कहाँ हैं, किसके पास हैं, यह अमेरिका भी नहीं जानता। काबुल एयरपोर्ट से निकलने से पहले अमेरिकी सेनाओं ने अपनी कई गाड़ियों, हेलीकॉप्टरों और हथियारों को डिसेबल कर दिया ताकि वो प्रयोग में न लाए जा सके। इस बात से तालिबान काफ़ी नाराज़ दिखा और कहा कि अमेरिका वालों ने उनके साथ धोखा किया है। 1 सितंबर को तालिबान ने एक विजय यात्रा निकाली जिसमें यूएस मिलिट्री के हथियार, गाड़ी, हेलीकॉप्टर आदि का प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने नाटो वाले कुछ राष्ट्रों के ताबूतों को भी उनके झंडों से ढककर एक छद्म शव यात्रा निकाली, मॉक फ्यूनरल। आने वाले दिनों में तालिबान को इस बात का ज्ञान होगा कि पाकिस्तानी मदरसों की तालीम गोली चलाने और बाजारों में फटने तक ही सीमित है। उसे तुम एक गांव पर शासन कर सकते हो, लेकिन एक देश चलाना आज के संदर्भ में असंभव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सर्कस के बाद इन्होंने वैश्विक समुदाय से भीख की उम्मीद में महिलाओं को सरकार में जगह देने तक की बात कही,
लेकिन जब इनका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद यह कहता है कि डेमोक्रेसी तो अफगान में हो ही नहीं सकती क्योंकि वो पूरा कॉन्सेप्ट ही कुरान के विरोध में है, तो दुनिया को यह समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम लीडर हबीबुल्लाह अंखुज़ादा, जिसकी आधी उम्र इस्लामी शरिया कोड के हिसाब से सजा देने में निकली है, वो किस तरह का शासन वहाँ लाएगा। यही कारण है कि लोग एयरपोर्ट की तरफ भागे और जहाज़ों के पहियों में लटक कर भी वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जबीउल्लाह के इस बयान से लोगों को कम से कम इस बात पर तो स्पष्टता है कि तालिबान आने वाले दिनों में कौन सा कानून लेकर आएगा। नई सरकार के गठन के आलोक में काबुल स्थित शांति मंत्रालय में खलील हक्कानी ने कबीलाई नेताओं, पुरानी सरकार के अधिकारियों और सेना के पायलट्स के साथ बातचीत की कि उन्हें नई सरकार को सहयोग देना चाहिए। हक्कानी ने 26 अगस्त को मौजूद लोगों से पूछा, जो लोग इस महान कानून को स्वीकार करते हैं जो कि पाक कुरान है, अपना हाथ उठाएं। ऐसे तो ये लोग कानून बना रहे हैं। सामने वाले ने हाथ उठा दिया, उसके बाद हक्कानी क्या करेगा ये तो बताया ही नहीं, क्योंकि 7वीं शताब्दी में तो कम लोग रहे होंगे हाथ उठाने वाले। जो हाथ उठाते थे वो अपने गांव घर के 150 लोगों को मना लेते थे। यहाँ लगभग 4 करोड़ है और उन्होंने पिछले 20 साल में डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया देखी है। अभी सबको पता है कि दुनिया जब खुलती है, ओपन होती है, तो उसके क्या मायने हैं, और तालिबान जब सड़कों पर स्त्रियों की तस्वीरों पर कालिख पोतता फिर रहा है तब उसके क्या मायने। इन लोगों को इस बात का अनुभव हो गया कि काबुल के राष्ट्रपति भवन की कुर्सी और टेबल सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, वहाँ से कुछ काम भी होते थे। डर के मारे सारे लोग भाग चुके हैं। वो जानते हैं कि तालिबान उन्हें मार सकता है। अब तालिबान के पास अचानक से रोजगार समाचार निकालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाकी के काम में तो दिमाग चाहिए, उस एक किताब से इतर शिक्षा चाहिए, तो वो काम होंगे कैसे। अब इन्होंने तो बस वही पढ़ा, इसलिए अब उन्होंने नई बात फैलाई है कि पहले जो काम करते थे वो वापस आ सकते हैं काम पर। इसमें समस्या यह उत्पन्न होती है कि पैसे तो है नहीं, सैलरी में देंगे क्या। अधिकतर मंत्रालयों पर ताला पड़ा हुआ है। इनके बैंकों और आर्थिक स्रोतों पर अमेरिका और यूरोप ने फ्रीज लगा दिया। वो ये पैसे निकाल सकते नहीं। उस पर यह समस्या है कि निकाल भी लेंगे तो कौन सा इन्वेस्ट करने वाले हैं। दिल में तो ये लोग आइसक्रीम प्रेमी लोग ही हैं, जिन्हें पाकिस्तानियों ने बचपन से मूर्ख बनाया है कि मरने के बाद हूरें मिलनी है। तालिबान पर भारत का रवैया या तो चुपचाप वाला रहा है या फिर पिछले दरवाजों से बात होती रही है। भारत ने अपने नागरिकों, दूसरे देशों के नागरिकों और वहां के दरवाजों पर निगरानी रखने वाले कुत्तों को भी बाहर निकाल लिया। हालांकि एक धक्का भारत को यह लगा है कि पहले तालिबान ने कश्मीर में हस्तक्षेप से इनकार किया था, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर अब उसे भी उसमें रुचि जग रही है। अब तालिबान कश्मीर को इस्लाम से जोड़कर देखते हुए यह कह रहा है कि इस्लाम की बात है तो चाहे कश्मीर हो या विश्व में कहीं भी, अगर मुस्लिम लोगों की बात है तो वो तो आवाज़ उठाएंगे। यहीं पर उनका पाकिस्तानी प्रोजेक्ट होना दिखता है कि उसे अफगानिस्तान नहीं चाहिए, उसे खिलाफत चाहिए जो कि दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी मुस्लिम के लिए खड़ा होने को तत्पर हो। यूं तो भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार मानते हुए घोषणा जारी कर दी है, लेकिन यूएन इस पूरे मामले में चुपचाप देखता रहा। सैकड़ों लोग मारे गए। मूक दर्शक बना यह तंत्र अपनी प्रासंगिकता तलाशता रहा। हाल ही में यूनिसेफ ने लगभग रोते हुए कहा कि उसे वहाँ के स्त्रियों और बच्चों की चिंता सता रही है। वहाँ स्कूल खोलना है, बच्चों को भोजन देना है। वैश्विक समुदाय आगे आकर आर्थिक सहयोग दे। सामान्य समयों में शायद अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ भारत भी सहयोग कर देता, अभी भी हो सकता है करे, लेकिन कोरोना की मार एक तरफ और पिछले सालों में यूरोप में पड़ी आतंक की छाप दूसरी तरफ, मुझे नहीं लगता कि ये लोग रुचि दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम निष्ठुर होकर बच्चों को मरने के लिए छोड़ दें और काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों पर प्रसन्न हो जाए, लेकिन यह अवश्य है कि यह पूरा संकट तालिबान ने उत्पन्न किया है और वो वहाँ की सरकार है। इसलिए अब यह हमारा सरदर्द तब तक नहीं है जब तक यह हमारी सीमा तक आकर घुसपैठ की कोशिश ना करे। वहीं नसीरुद्दीन शाह ने भी अलतकिया को आचरण में लाते हुए भारतीय मुस्लिम जनता को, जो खास करके तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, यह कहा है कि भारतीय इस्लाम दुनिया से अलग है और वो ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करते हैं। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियाँ से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। इस पर कुछ हिंदू प्रसन्न हो गए कि लो, तुम्हारे नसीर साहब ने भी यह कह दिया। हिंदुओं की स्मृति इतनी क्षीण है कि वह भूल गए कि नसीरुद्दीन शाह ने और क्या क्या बयान दिए। ये लोग इतने विचित्र हैं कि कई बार अपने ही लोगों को डीलेजिटिमाइज करने के लिए ये लोग वामपंथियों और कट्टरपंथियों के वक्तव्यों का भी सहारा ले लेते हैं। वैसे इस बात पर तुरंत ही भारतीय मुस्लिम समुदाय आहत हुआ और कहा कि ज्ञान मत दो, एक्टर हो, एक्टिंग करो। कुछ लोगों ने समझाया कि इस्लाम बस इस्लाम है,
उसमें भारत, अमेरिका, 612, 2021 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बात मुस्लिम समझते हैं और वो बोलते भी हैं, लेकिन यह बात हिंदू नहीं समझता और वो इस आशा में बैठा रहता है कि वो बदल जाएंगे। तय कर लो कि करना क्या है, नसरुद्दीन शाह के साथ खड़े होना है या अपने लोगों के साथ जो धर्म ध्वजा पकड़े तुम्हारे जुड़ने की राह देख रहे हैं। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी जड़ों की तरफ जाना पड़ेगा, अपनों को गले लगाना पड़ेगा। उनसे सीखो कि 72 फिरके होने के बाद भी जब दिखाना होता है तो वो एक स्वर में साथ खड़े हो जाते हैं। वो तुम्हें चिढ़ाते हैं तुम्हारी दरारों को लेकर कि देखो तुम्हारे यहाँ तो जातिवाद है। इसलिए फालतू प्रतिक्रिया देने की जगह अपनी स्ट्रेटजी बदलो। इतना समय हमें उन्हें एक्सपोज करने में लग गया, लोग अब उन्हें पहचानने लगे हैं। अब कोई भगवाधारी कहीं रेप केस में फंसता है तो हमें पता है कि कोई असलम ही होगा। कोई भगवा कपड़ा पहने साधु बनकर नशे में डोलता दिखता है तो हमें पता होता है कि वो अहमद होगा। अब हमें स्वयं को एक करना है, साथ होना है, अपनी समस्याएं सुलझानी है और सभ्यताओं के युद्ध के समय शस्त्र और शास्त्र दोनों से अपनी रक्षा करनी है। बार बार यह ध्यान दिलाता रहूंगा कि पास के मंदिरों को सशक्त करो, वहां आरतियां गाओ, आर्थिक सहयोग दो और सुनिश्चित करो कि तुम्हारे धार्मिक स्थल स्वच्छ हों। शाम की आरती में भीड़ बनकर जाओ, यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ और पूरे समाज को जोड़ो। मंदिरों को पुष्प दल और जलांजलि देने से कहीं बड़े स्थल के रूप में देखो, वह ऊर्जा के केंद्र हैं। अभी तक आक्रांताओं से रक्षा इन्हीं साधुओं, साधकों, मंदिरों और धर्म रक्षकों के प्रयासों से संभव हुआ है। इन्हें बचाओगे तो वह तुम्हें बचाएंगे। तालिबान पर हमारी दृष्टि बनी हुई है और भी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल डिफेंसिव ऑफेंस पर अवश्य जाएं, उसे भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। श्रीनगर का लाल चौक पिछले 3 दशकों में संवेदनशील माना जाता रहा। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां संवेदनशील जैसे शब्दों का प्रयोग आतंकी और नक्सली विचारों के धरातली क्रियान्वयन को छुपाने के लिए किया जाता है। संवेदनशील होने का अर्थ संवेदना से है, सम और वेदना, अर्थात समान वेदना का अनुभव करना। जब हम में वैसी समझ आती है तो हम किसी व्यक्ति या विषय के प्रति संवेदनशील हो उठते हैं। लाल चौक संवेदनहीनता, आतंक और रक्त की लालिमा का पर्याय था, जहां भारतीय सेनाओं के होने पर भी तिरंगा फहराना एक असंभव बात थी। वहां न सिर्फ तिरंगे के तीनों रंग दिखे, बल्कि उसके लगभग 2 सप्ताह बाद श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की झांकी भी निकाली गई। यह कोई छोटी बात नहीं है, छोटी घटना नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि अरे पहले भी जन्माष्टमी मनाई जाती थी, ये देखो वीडियो, वो देखो फोटो, फर्जी का मोदी को हर बात के लिए क्रेडिट दे रहे हो। जिन्हें संदेह है वो ध्यान से सुन लें कि कश्मीर में जो मोदी ने किया वह असंभव था। हाल ही में हमारी टीम कश्मीर गई थी, तब सोनमर्ग में एक व्यक्ति से हमारी बात हो रही थी। उसने 5 अगस्त 2019 के कुछ दिनों पहले की बात बताई कि उसे और उसके साथ के सारे लोगों को कश्मीर की तरफ जाने से रोका गया और बोला गया कि वो वापस चले जाएं। जब वो किसी तरह सुरक्षाकर्मी से पूछने लगे तो उन्होंने इंगित किया कि ऊपर से स्पष्ट आदेश है कि घाटी को सुरक्षित किया जाना है और एक भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। लगभग 90,000 सैनिक वहाँ पहले से ही थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस थी। फिर 2 बैच में 38,000 अतिरिक्त बल लगाए गए। कोई घटना नहीं घटी। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। इसलिए तुम चाहे जितना रट लो कि जन्माष्टमी तो पहले भी होती थी, संघी पागल हो गए हैं, हर बात के लिए मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन सत्य यही है कि मोदी, शाह और डोभाल ने कश्मीर को ही नहीं, वहाँ की जनता को भी लाइन पर लाया कि अब यही सत्य है, इसे स्वीकारो। उन्होंने अपनी सारी हेकड़ी और हमने 1000 साल राज किया है, इसके घमंड के साथ घुटने झुकाकर उस विकल्प को स्वीकारा, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं की सामूहिक हत्या, बलात्कार, आगजनी और अंततः पलायन करवाने के पाप का कर्मफल उन्हें भोगना पड़ रहा है। कुछ धर्मों में कयामत की प्रतीक्षा नहीं करनी होती, स्नेह स्नेह कर्मफल इसी जन्म में ब्याज सहित मिलता है। इसलिए उस झांकी का निकलना या तिरंगे के रंगों का लाल चौक के घंटाघर पर प्रोजेक्ट करना एक साधारण नहीं अपितु असाधारण घटना है। 8 लाख कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और 47,000 लाशों के बाद भी कुछ भी अलग होता नहीं दिख रहा था। 2019 की 5 अगस्त को वही हुआ। लाशें गिरनी बंद हो गई, पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य की तरफ जा रही हैं और सामान्य जनमानस में इसकी स्वीकार्यता का माहौल ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती और ओमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जन्माष्टमी की बधाई दी। ये वही लोग हैं जिनके परिवारों ने हमारे और आपके पैसे लेकर राज्य को बर्बाद किया, हिंदुओं, बौद्धों और सिखों का संस्थागत और व्यवस्थित तरीके से उत्पीड़न किया, नौकरियों से बेदखल किया, उन्हें तृतीय श्रेणी का नागरिक बनाया और अब कर्म ने इनकी सारी शक्ति निचोड़कर इन्हीं लोगों की शरण में लाकर खड़ा कर दिया। आपको लगता है कि ये लोग हिंदुओं को जन्माष्टमी की बधाई देने वाले हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने आजीवन आतंकियों को अलगाववादी कहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें आसमानी किताब की हर लाइन सड़क पर उतारने की उत्कंठा है।
एक तथाकथित अलगाववादी तो 1 सितंबर को निपट गया। हो सकता है कि उसने लाल चौक की जन्माष्टमी देखी हो और फसादियों की पूरी आवाम के रहते हुए ऐसा होते देखकर सदमे से मर गया हो। सैयद अली शाह गिलानी वह, और मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा नहीं मांगूंगा क्योंकि हराम का खाने वाले हरामी ही कहे जाते हैं, तो सैयद अली शाह गिलानी वह ही था जिसे भारत सरकार ने पाला पोसा, बड़ा किया, सुरक्षा दी, और वो यह कहता रहा कि पाकिस्तान से उसका रिश्ता इस्लाम का है और वह पाकिस्तानी है। उसे हमारी मीडिया ने अपने विषैले भाषणों के लिए प्लेटफॉर्म दिया, उसे हमारे पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने नई शब्दावली के सहारे क्रांतिकारी बताया, उसे इसी देश का खाने वाले फसादियों ने भारत के टुकड़े बनाने के नायक के रूप में देखा। हर बार कोई आतंकी घटना होती और ये फसादी चेले हमें चिढ़ाते कि इंशाअल्लाह एक दिन वो जीतेंगे। सुनो फसादियों, तुम्हारे अब्बा बिना कागज दिखाए ऊपर निकल गए। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को सुरक्षा बल या सरकार मार नहीं सकती, इन्हें मारना चुटकियों का काम है, लेकिन ये लोग एक वृहद शांति प्रयास के दायरे में सामाजिक वास्तविकताओं के आलोक में उन उपयोगी मूर्खों की तरह हैं जिन्हें जीवित रखकर दिखाना आवश्यक हो जाता है। कई बार हम लोग उद्वेलित हो जाते हैं कि इन हराम के खाने वालों को सरकार पाल क्यों रही। देखिए, जो कुत्ता आप पर भौंकता हो उसे 2-4 रोटी खिलाकर रस्सी से बांध कर रखें और उसके सहारे पीछे की सारी तैयारी करते रहे तो क्या समस्या है। ऐसे लोग एनडीटीवी की तरह है जिनका अस्तित्व तो सिर्फ इसलिए आवश्यक है ताकि सही और गलत में आपको अंतर पता चलता रहे। सरकार के लिए एनडीटीवी पर प्रतिबंध लगाना चुटकियों का काम है, लेकिन उनका विश्वमन सार्वजनिक करते रहना सत्ता की सहायता करता है। लोग देखते जाते हैं कि इस विचारधारा में किस किस तरह के लोग हैं। दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या आपको मुरझाया हुआ मरियल सा चेहरा लिए, मलिन मुंह फाड़े, फ्रस्ट्रेटेड रवीश कुमार या उसका चैनल हर दिन किकियाता हुआ अच्छा नहीं लगता? क्या आपके हृदय को उसकी दुर्गति और उसे पड़ने वाली गालियों से शांति नहीं मिलती? वैसे ही गिलानी हो या मीरवाइज या यासीन मलिक, इनके जहरीले शब्दों को भारतीय जनमानस के सामने लाना आवश्यक है ताकि सरकार जब 370 हटाए तो उसे सर्वाधिक समर्थन उनका मिले जो ना तो कश्मीर गए ना कभी जाएंगे। यासीन मलिक कहाँ है? तिहाड़ में सड़ रहा है। मीरवाइज उमर फारूक कहाँ है? सुनी उसकी आवाज़ पिछले कुछ सालों में। बॉन्ड साइन करके पूंछ अपने स्थान विशेष पर रखे चुपचाप कहीं पड़ा है। एक स्वर नहीं निकल रहा जबकि इनके बाप और दादा गिलानी दफना दिए गए। आखिर ऐसा क्यों है कि किसी बुरहान वानी या सद्दाम, नसीर, वसीम, तारिक आदि की मौत पर जनाजे की भीड़ में एक आह्वान पर लाखों को ले आने वाले कहाँ और कैसे दफना दिए गए वो आज तक किसी को पता भी नहीं चल पा रहा। कोई उस जहर के साथ ट्वीट तक नहीं कर पा रहा जिसे पढ़कर आपका रक्त उबल पड़ता था। इसे कहते हैं सरकार का भय। जहां सरकार को कुछ करना नहीं पड़ता, उसे बस एक बार करने के बाद उस मुद्दे से हट जाना होता है। बाकी का खौफ इस बात से तीव्र होता जाता है कि आपको जब चाहे जहां से चाहे उठाकर घर में बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने इन सारे कथित नेताओं का, जो वस्तुतः बाप और दादा का राज चला रहे थे, उनका मनोबल ऐसा तोड़ा है कि वो कल को दही हांडी तोड़ते और होली मनाते भी दिख जाए तो कोई हर्ज नहीं। यही है मोदी और शाह का वह तरीका जहां आपका होना आवश्यक नहीं है। आपके होने का आभास मात्र ही आत्मा में कंपन पैदा कर दे कि अगर कुछ किया तो फिर से फोन बंद, इंटरनेट बंद, बाहर निकलना बंद। गिलानी एक बार इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पत्रकार आदित्य राज कौल के अवलोकन पर, जहां उन्होंने अपने कश्मीरी होने की पीड़ा बताई और गिलानी को पूरी तरह से खारिज किया कि तुमसे सवाल नहीं कर रहा बल्कि बता रहा हूं कि तू है कौन, वहां गिलानी ने जब यह कहा कि हिंदुओं के नरसंहार और तत्पश्चात हुए पलायन में उसका कोई हाथ नहीं है, तो उसके इस गंभीर वचन पर पूरा हॉल जो है खिलखिला के हंस पड़ा। वही गिलानी और उसका पूरा गैंग जो कश्मीर को हिंदू विहीन करने के स्वप्न पर लगातार कार्य करता रहा, आज गुमनामी में मरा और दफना दिया गया। कैसे भूल जाएं गिरजा टिक्कू को, बीएल रैना को, जस्टिस नीलकंठ को, केएल गंजू को, पीएन कौल को, बीके गंजू को, तेज कृष्ण राजदान को, अशोक काजी को, सर्वानंद कौल प्रेमी को, अशोक सूरी को, चुन्नीलाल सल्ला को, और कैसे भूल जाए वंधावा के 23 कश्मीरी हिंदुओं की सुनियोजित हत्या को। किसी की चमड़ी छीन दी, किसी को रेप करने के बाद आड़ा मशीन से काट दिया, किसी के तिलक वाले हिस्से को ललाट से छीलकर अलग कर दिया, किसी के शरीर को सिगरेट से जलाया और आंखें निकाल ली, किसी के पति को मारकर रक्त से सने चावल खिलाए, किसी की खोपड़ी में लोहे का रॉड ठोक दिया, तो किसी को पेड़ पर कीलों से ठोक दिया। ये सब उसी गिलानी के रहते हुए। उसकी मौत ट्विटर के एक ट्रेंड में भी 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चली। यही उसकी औकात थी, यही उसकी जमा पूंजी थी। फिर भी मैं उसकी मौत पर दुखी हूँ, क्योंकि ऐसे हराम के खाने वालों को बस मर नहीं जाना चाहिए था,
उसे भारतीय कानून सजा देता, उसे फांसी होती, उसे जेल भटकाया जाता, उसके शरीर से मलमूत्र पाइप द्वारा बैग में निकलते और उस बैग को लेकर वह स्वयं ही टहलता, तब भी न्याय का दशांश भी नहीं हो पाता। मुझे इन जैसे सारे लोगों को तड़पता हुआ देखना था, हर दिन उसके गलने, सड़ने और इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन लिखने जैसे समाचार सुनने थे। 47,000 लोग इस पूरे दौर में मरे, सैकड़ों गायब हैं। जो बहुसंख्यक थे अल्पसंख्यक बनकर जनसंख्या से गायब किए जा रहे हैं। यही कम पड़ रहा था तो विदेशी घुसपैठियों को सिर्फ इसलिए बसाया जा रहा है ताकि बगल के जम्मू की जनसांख्यिकी को प्रभावित किया जाए। इसकी प्रकृति कैंसर की कोशिकाओं की तरह है। यह ट्यूमर बढ़ता जाता है, फैलता जाता है और अंततः पूरे तंत्र पर अपना वर्चस्व बना लेता है। इसलिए उसका बस मर जाना उचित नहीं है, न्याय नहीं है। इसलिए भी ऐसे में जन्माष्टमी ही नहीं, हर पर्व को धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। कश्मीर में दिल्ली से माता का जगराता करने वाले लड़कों की 1,000 टीमें भेजनी चाहिए, जो छोटी जगहों में भी 4 बांस और 1 चादर डालकर विशाल भगवती जागरण करते हैं। इनको सरकार 1 डीजे, 10 चुन्नियाँ, 1 मूर्ति, 4 बांस और आने जाने का खर्चा देकर कश्मीर के हर चौक चौराहे पे चारों नवरात्रों में भेज दिया करे। साथ ही वहां से बिहार से रामधुनी करने वालों की टीमें भी हारमोनियम, झाल, ढोलक और गवैये के साथ भेजे, जो नवाष्ट, जाम, तियाए आदि करें और कश्मीर की हवाओं में कश्यप ऋषि की धरती होने का आभास दोबारा जगे। लालू पुत्र तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को जातिगत जनगणना करने को कहें। 11 नेताओं के शिष्टमंडल के साथ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिले और अपनी बात रखी। पीएम ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। जब एक बड़ा नेता दूसरे को विचार करेंगे कहता है तो इसका राजनीतिक मतलब यह निकलता है कि वो कभी नहीं करने वाले। बिहार में अपनी जमीन खो चुके नीतीश कुमार, जो जनता द्वारा भिन्न भिन्न उपनामों से पुकारे जाते हैं, तेजस्वी की बातों में आकर उस व्यक्ति पर दबाव बनाने गए थे जिसने उनको कुर्सी दी है। जनता दल यूनाइटेड की पकड़ पहले के सालों की नहीं रही और उनके मित्र सुशील मोदी अब बगल में है नहीं। अतः नीतीश को लगा होगा कि चर्चा में बने रहने के लिए तेजस्वी से हाथ मिला लिया जाए। बिहार बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है और नीतीश कुमार को अब जातिगत जनगणना सूझ रही है। खैर, नीतीश और तेजस्वी से परे इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि जातिगत जनगणना है क्या और इसके पीछे जो लोग हैं वो कौन है और उनकी मंशा क्या है। तर्क यह रखा जा रहा है कि अगर जातियों की गिनती हो जाएगी तो नीतिगत निर्णयों में आसानी होगी और सामाजिक उत्थान के साथ साथ समानता आएगी। ये सब वामपंथियों द्वारा प्रचारित फर्जी बातें जो कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे जाने पर एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिखता कि समाज को कभी लाभ पहुंचा हो। ऐसे में आरक्षण भी तो समानता की सोच लिए हुए आया था ना। आज यह महज राजनीतिक साधन बनकर रह गया जिसे हर कोई भुनाना चाहता है। इसके कारण समाज में जो वैमनस्यता फैली है और एक नकारापन जो आया है उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आप शैक्षणिक संस्थानों में जाकर देखिए कि आरक्षण के कारण समानता की जगह भेदभाव में वृद्धि हुई है या नहीं। खैर, आरक्षण के विषय पे यहाँ पे बात करना नहीं चाहता मैं। इससे पहले कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर हम बात रखें, हमें यह देखना चाहिए कि क्या वाकई पार्टियों के पास जातिगत आंकड़े नहीं होते। हम क्या इतने बड़े मूर्ख हैं कि कैबिनेट के मंत्री तक जाति के आधार पर तय होते हैं, जिला पंचायत से लेकर सांसदी के टिकट तक जाति के आधार पर तय होते हैं। हर बड़ा नेता सोशल इंजीनियरिंग की बात करता है, हर पार्टी में अपने चाणक्य हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी या उससे पहले कभी सत्ता में रही पार्टी उसके पास जातिगत आंकड़े नहीं हैं। तेजस्वी के बाप की पूरी राजनीति फिर किस आधार पर थी? MY समीकरण क्या था? नीतीश का कुर्मी जाति से क्या वास्ता है? अमित शाह ने उत्तर प्रदेश चुनाव के समय मौर्य उपनाम के लोगों को कैसे जोड़ा? हर पार्टी की रैली में मैं तो बनिया हूं, मैं तो यादव हूं, अपने कुर्मी भाई को वोट करें का आह्वान किस आधार पर लगाया जाता है? अगर आपको राजनीति में थोड़ी भी रुचि है तो आपको यह पता होना चाहिए कि इलाके के विधायक की टिकट पाने को उत्सुक व्यक्ति के पास एक एक्सेल शीट होती है जिसमें हर गांव का अलग अलग टेबल बना होता है। हर गांव में कितने घर किस जाति के हैं, कौन किसको वोट करता है या कर सकता है, किसको कैसे साधना है, सारी योजना बनी होती है। और आप बता रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, इससे समानता आएगी। दलितों के उत्थान के लिए योजनाएं क्या अंदाजे से बनती हैं? लाल कार्ड पीला कार्ड क्या हवा में फेंक दिया जाता है कि जो लूटे उसको मिलने लगेगा? क्या गांव के मुखिया केंद्र और राज्य की पिछड़ी जातियों के लिए बनी हुई योजनाओं का लाभ नहीं बांटते? ये सारे काम क्या बिना किसी आंकड़े के जुटाए जा रहे हैं? देश में क्या ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी, भूमियार, यादव के नाम होने वाली मूर्खताएं कम पड़ गई जो एक नई राजनीति को उत्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं? जब वास्तव में आंकड़े इकट्ठा करके लाभ देने की बात होती है तब प्राइवेसी की बात करने लगते हैं लोग। तब कहते हैं ध्रुवीकरण हो रहा है,
सरकार इन आंकड़ों के आधार पर समाज को बांट रही है, लेकिन अभी इनको चाहिए कि किस राज्य में, किस जिले में, किस जाति के कितने लोग रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और नाम और टर्म्स सुनाना चाहता हूं जो जाति पर जुड़े शोध के हैं। एम.एन. श्रीनिवासन, डोमिनेंट कास्ट, फियर साइकोसिस, न्यूमेरिकल प्रिपोंडेंस लीड्स टू पॉलिटिकल पावर, delegitimize the rationality, opponents of caste renumeration lack any novel argument। सब सुनने में, ये सुनाने से होता है कि लोग सीरियसली लेने लगते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ ढंग की बात बोलेगा। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे नहीं लगता है कि जाति पर हो रही राजनीति को समझने के लिए किताबों या शोध की आवश्यकता है। किताबों, लेखकों या फिर ऐसे वाक्यांशों का सहारा सामान्यतया धूर्त वामपंथी लेते हैं जब वो आपको दबाव में लाना चाहते हैं। खैर, इस पर कुछ तर्क आ रहे हैं कि क्यों जातिगत जनगणना हो जाने से देश में समानता के एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी। तर्क गढ़े जा रहे हैं कि इसके विरोध में वो लोग हैं जो सवर्ण जातियों के डोमिनेंस यानी वर्चस्व की बात को बाहर आने से रोकना चाहते हैं। इसमें छुपा हुआ है ही क्या? जिसने परिश्रम किया, जिसने पढ़ाई की, व्यापार में धन बनाया, वो आगे बढ़ा, वही डोमिनेट करेगा। भारत में इसे अपर कास्ट कहा जाता है, दुनिया में वही अपर क्लास हो जाता है। जो लोग आरक्षण के सहारे शिक्षा पाने से लेकर नौकरी की परीक्षा, फिर नौकरी, फिर प्रमोशन तक में दूसरों से हीन रहकर उसके बराबर पैसा और पद पाना चाहते हैं, वो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। कहा जा रहा है कि अगर आप इसके विरोध में, तो आप हर दिन होने वाले भेदभाव की उपेक्षा कर रहे हैं जो कि भारत की पिछड़ी जातियों के लोग हर दिन झेलते हैं। सोशल मीडिया के दौर में कहीं भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और लोग उसकी निंदा ही करते हैं। कोई ढोल नहीं पीटता कि बड़ा अच्छा हो गया। अपराधियों को सहलाने की प्रवृत्ति एक दूसरे मजहब में है, हिंदुओं में नहीं। चलिए मान लेते हैं यह तर्क सही है, लेकिन पिछड़ी जातियों के दर्द की उपेक्षा क्या उनकी गिनती कर देने से खत्म हो जाएगी? क्या आज भी भारत में वोटिंग का पैटर्न जातिगत नहीं है? पूरी तरह से ना सही, आंशिक तौर पे तो है ही। शिक्षा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ लोग विकास के मुद्दे पर भी वोट दे रहे हैं। लेकिन यह बताइए कि देश में पता चल जाए कि किस जाति के कितने लोग हैं, उससे यह कैसे सुनिश्चित हो जाएगा कि भेदभाव कम होगा? इसके पीछे कौन सा लॉजिक है भाई? इसके समर्थकों का कहना है कि नंबर अगर बाहर आ जाए तो लोग अपने प्रतिनिधियों को बेहतर तरीके से चुनेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यह कुतर्क भी सही है। उत्तर प्रदेश में मायावती, मुलायम और अखिलेश का शासन तो लगभग 19 साल रहा, जिसमें 15 साल तो लगातार ही रहा। कितने दलितों का उत्थान हो गया, कितने यादव समाज के लोग आगे बढ़ गए। बिहार में लालू और नीतीश 30 सालों से सत्ता में है। गरीबों के मसीहा ने कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। जाति की गणना सबको करवानी है, लेकिन जातिगत राजनीति से ही ऊपर आए नेताओं की राजनीति से उनका समर्थन करने वाली जातियों को पुलिस स्टेशन में केस में न फंसने के अलावा और क्या लाभ हुआ है, इसके आंकड़े क्यों सामने नहीं लाए जाते? सत्य यह है कि सत्ता की अपनी जाति होती है, वो जातियों की रीढ़ पर लात रखकर कुर्सी पर जमती है। अगर उन रीढ़ों को वह सीधा करने लगेगी तो कुर्सी डगमगा जाएगी। लालू से लेकर हर जातिवादी नेता की पूरी सोशल इंजीनियरिंग जाति को सशक्त बनाने की जगह उन्हें उनकी स्थिति में ही रखने पर टिकी थी कि अगर ये पढ़ लिख गए तो उन्हें वोट क्यों करेंगे। लेकिन यह योजना लंबे समय वाली नहीं होती, क्योंकि लोग कभी न कभी तो स्कूल जाने ही लगते हैं। तुम चरवाहा विद्यालय में भैंसे डाल दोगे, लेकिन कोई सर्व शिक्षा अभियान भी लाएगा। उन गरीबों की आंखें खुलेंगी और पता चलेगा कि तुमने कितने सालों से उन्हें विश्व से ही वंचित कर रखा है। यह मांग क्यों उठ रही है? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि शाहीन बाग से लेकर दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों तक, यूनिवर्सिटी में देश के टुकड़े करने की मंशा के नारों से तालिबान को समर्थक देते तक, बाबरी शहीद की गई कि बेसुरे गीत से कश्मीर तक, पिछले 7 सालों में मोदी सरकार हर तरह की हिंसा, शाब्दिक और रक्तिम दोनों ही झेली। इस सरकार ने एक जातिवादी आंदोलन भी झेला है जब यह अफवाह उड़ाई गई कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। इन सब के पीछे सामाजिक दरारों को पाटने की बात करते हुए उन्हें और भी गहरा और चौड़ा करने की कुत्सित मानसिकता है। आपको लगता है कि एक महज जनगणना में एक कॉलम होगा जिसके आंकड़े बाहर किए जाएंगे? इस सोच के पीछे सड़कों पर जातिवादी हिंसा का नग्न नृत्य देखने की मंशा है। यह समाज को बांटने की नहीं, काटने की इच्छा है। मैं यह क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक ही वजह है कि हम और आप अपने नेताओं को जानते हैं। क्या यही नेता अपनी जातीय संख्या बल का हल्ला नहीं करते रैलियों के स्टेज से? क्या यही नेता अपने जाट होने का दावा करते हुए दिल्ली के बॉर्डर को जाम नहीं किए हुए? क्या यही नेता 150 लोगों के साथ कहीं भी खड़े होकर अपनी अनुचित मांगों को लेकर कहीं भी नहीं अड़ते? फिर आप सोचिए कि जब ऐसे आंकड़े बाहर आएंगे और जातियां अपने हिसाब से लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद, ग्राम पंचायत की सीटों के डीलिमिटेशन की बात नहीं करेंगी कि हम उस इलाके में ज़्यादा है तो हमें एक और सीट दे दो।
और आपको लगता है केंद्र में बैठी पार्टी वैसा करने से एक भी बार हिचकिचाएगी? उसे उन जातियों के नेता पैदा करने में 2 दिन नहीं लगेंगे और फिर पूरी की पूरी राजनीति जातिगत उत्थान और समानता से परे जातिगत तुष्टीकरण और वैसे ही समीकरणों को साधने के लिए हो जाएगी। आप देखिए तो सही कि आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार का क्या रवैया है। राज्यों में क्या भाजपा वाले आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ा रहे? तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि यह आरक्षण कल को संविधान संशोधन के जरिए 90% तक न कर दिया जाए? हर क्षेत्र में इसका विभक्त प्रतिनिधित्व अनुपातिक हो जाए। इससे मतलब नहीं रहे कि किसको किस परीक्षा में कितने नंबर आए, बल्कि जहाजों के पायलट और अस्पतालों के डॉक्टर चुनाव के जरिए जाए। तर्क तो यही है ना कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। जब हो जाएगा तब क्या करोगे? क्या अभी भी सरकारें दलितों और वंचितों के लिए योजनाएं नहीं बना रही? आपको इस निर्णय के बाद की विभीषिका का अंदाजा नहीं है। जब इस राष्ट्र को धर्म के आधार पर नहीं तोड़ा जा सका, जब इसे वैचारिक आधार पर बांटा नहीं जा सका, तब यह उसी मुहिम का एक नया हिस्सा है। वैचारिक और धार्मिक स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक है, अतः वह खेल न तो अंग्रेज के समय पूरा हो पाया, न बलात्कारी मुगलों के। इसलिए जाति को टटोलना और फिर आंकड़ों के प्रयोग से उन्हें उकसाना एक नया पायलट प्रोजेक्ट है। आप ही सोचिए कि यह कौन सा तर्क है कि हम कितने बटे हुए हैं, हमारी कितनी पहचान है, इस आंकड़े को सामाजिक समानता का आधार बिंदु कहकर प्रचारित किया जा रहा है। हो यह रहा है कि लंबे समय से सवर्णों के खिलाफ माहौल बनाने के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन वो प्रतिफलित नहीं हो रहे। मुस्लिम के सामने एक शत्रु हिंदू के रूप में खड़ा किया गया। वो एक सतत युद्ध है जो चल रहा है। वामपंथियों की मुख्य समस्या हिंदुओं को लेकर है कि ये इस राष्ट्र की आधारशिला भी है और शिखर भी। इन्हें कैसे ध्वस्त किया जाए? तब शोध पत्र लिखे जाते हैं कि जी डिस्पैरिटी हो रही है इस समाज में, जी दलितों को जी उनका हक नहीं मिल रहा है, ये दलितों को तो सताया जा रहा है जी। हर उस घटना को उदाहरण बनाया जाता है जो अपवाद है, जो उदाहरण है जिसमें पैटर्न दिखता है उसे छुपा लिया जाता है। सवर्ण ने अगर दलित को पीटा तो वह खबर है, लेकिन मुस्लिम ने दलित की बच्ची का रेप भी किया तो सेकुलर रेप के नाम पर छुप जाता है। ऐसी हजारों खबरें हैं जो सिर्फ इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि उस समीकरण के चर कारकों में किसी मुस्लिम का नाम होता है। इस बात से दी प्रिंट के एक स्तंभकार दुखी हैं कि इसे पूरी तरह से एक हिंदू केंद्रित बात बना दी गई, जबकि मुस्लिम समाज में भी पसमानदा जाति के लोग हैं, उन्हें इस पूरी चर्चा से अलग किया जा रहा है। भाई साहब, जब आपके पूरे वोट बैंक को एक ब्लॉक की तरह देखा जाता है और आप वोट भी उसी हिसाब से करते हैं, तो फिर इसमें जाति कहाँ से आ जाती है? आपका तो जहाँ भी 30% है वहाँ प्रतिनिधि तो आपके मजहब का ही होता है। मुस्लिम और ईसाई तो इसी बात का हल्ला करते हैं ना कि हमें कोई जाति नहीं होती हम में। फिर जातिगत गणना में आप क्यों आएंगे? जब आरक्षण का लाभ मिलने की आकांक्षा हो तो आप हिंदू जैसे हो जाते हैं। कन्वर्जन कराना तो आप कहते हैं कि नहीं हमारे में तो सब एक समान है। पहले तय कर लो कि चाहते क्या हो। एक शब्द जो सबसे अधिक चर्चा में आता है वो है कास्ट प्रिविलेज। सुनने में बड़ा सेक्सी लगता है, इसलिए वामपंथी इसका खूब प्रयोग करते हैं। कास्ट प्रिविलेज का अर्थ है जातिगत विशेषाधिकार। ऐसा है कि अंग्रेजी के शब्दों को चश्मा लगाकर गंभीरता से बोल देने से वो सत्य नहीं हो जाता। अब आप कहेंगे कि अजीत जी आप भी चश्मा लगाकर गंभीरता से बोल रहे हैं तो वो भी तो सच नहीं हो जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उदाहरण ले लेते हैं। विशेषाधिकार का अर्थ होता है विशेष अधिकार। मान लीजिए कि अजीत भारती एक सवर्ण है, जनेऊधारी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, IIT की परीक्षा देते हैं, 100 में 95 नंबर पाते हैं, लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि कट ऑफ 96 है। वही एक दूसरा अजीत भारती है जो दलित समुदाय से आता है, उसके बच्चे को 66 नंबर आते हैं और वो न सिर्फ IIT जाता है बल्कि अपने मनपसंद ब्रांच को भी पा जाता है। विशेषाधिकार किसके पास है? प्रिविलेज किसके पास है? दूसरा उदाहरण लीजिए कि आपने खूब समाज सेवा किया, काम किया है और टिकट आपकी जगह उस व्यक्ति को मिल जाता है जो किसी पिछड़ी जाति का है, क्योंकि उस तरह के नियम बना दिए गए हैं। आपके पास 2 बीघा जमीन है, परिवार में लोग 5 हैं, किसी तरह जीवन यापन हो रहा है। आप इतनी भूमि से ना तो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को, ना बेहतर जीवन। वहीं आप एक खास जाति से आते हैं तो आपको सस्ता राशन मिलता है, आपके लिए 10 योजनाएं हैं। आप लाल कार्ड तक नहीं लेते क्योंकि आप पर सामाजिक जातिगत दबाव इतना अधिक है कि आपको शर्मिंदगी होती है कि मैं जिस जाति का हूं वो भला लाल कार्ड कैसे लेगा। यहां पर कास्ट प्रिविलेज कहां है? उन विश्वविद्यालयों में कास्ट प्रिविलेज कहां है जहां आपके सवर्ण होने मात्र से आपको यह कह दिया जाता है कि तुम्हारे बाप ने हमारे बाप को घोड़े में बांध के घसीटा था। ये जो गिल्ट ट्रिप यानी अपराध बोध पर सवर्णों को भेजा जाता है कि उनके कारण ही 5000 साल से दलित एक घटिया जीवन जी रहा है, वो कहाँ का कास्ट प्रिविलेज है? आपसे लड़ाई की जाती है, उकसाया जाता है ताकि आप प्रतिक्रिया दें
और फिर आप पर हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा होता है जिसके प्रावधान नेचुरल जस्टिस की अवधारणाओं के विरोध में आपको बिना प्राथमिक जांच के जेल में डाला जाता है। कहाँ होता है ये कास्ट प्रिविलेज? हम परिश्रम करें, जीवन में आगे बढ़ें, राह में हर जगह आरक्षण का बोल्डर रखा जाता है, हम उसको भी पार करते हैं, फिर भी हम ही राक्षस हैं। ये कौन सा कास्ट प्रिविलेज है भाई? हमें संवेदना है इस बात से कि समाज में भेदभाव है जाति को लेकर, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हमने अपने परिवारों को शिक्षित किया इस विषय में और वह अब बस 1 से 1.5 पीढ़ी में न्यूनतम हो जाएगी। लेकिन जो जहर सवर्णों के खिलाफ कॉलेजों में, किताबों में, कहानियों में, फिल्मों में, नाटकों में, कविताओं में उगला जाता है, उसे आप कास्ट प्रिविलेज तो नहीं कह सकते। जाति ने इस समाज को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है। जाति या धर्म के आधार पर कोई गणना नहीं होनी चाहिए। नीति निर्धारण हेतु अगर इसकी आवश्यकता है तो वह भी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। कोई भी समाज मेरिट की जगह जाति को अगर बढ़ावा देता है और बाद में रोता है कि हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं हैं, हमारे विश्वविद्यालयों का नाम विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की सूची में नहीं आता, हम शोध में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वह समाज दोगला है। जापानी भाषा में एक शेर है कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारी दिल्ली लंदन से कम नहीं। यहाँ जापानी कवि द्वारा लंदन के प्रयोग का तात्पर्य किसी भी विदेशी नगर से है। दिल्ली पिछले कई सालों से लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क हो जाना चाहती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसकी चर्चा कई बार की है कि वो दिल्ली को कैसे एक विश्व स्तरीय राजधानी में बदल देंगे। केंद्र में कांग्रेस की काली करतूतों के कारण दिल्ली के बेहतरीन कार्य करने वाली शीला दीक्षित की हार के साथ ही दिल्ली ऐसे छछूंदर के पास चली गई जिसे दिल्ली न उगल पा रही है न निगल पा रही है। उगलने का मौका कुल 2 बार आया, लेकिन फ्री की बिजली और फ्री के पानी की चाह रखने वाली दिल्ली की जनता ने यह कहा सह लेंगे थोड़ा, क्योंकि महीने में कुल 500 रुपये का लाभ मिल रहा है। बारिश में पानी जमी जाए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हनी, लकी और विक्की प्रॉपर्टीज वाले भाइयों ने कहा कि ऐ तो जी होंदा रहंदा सी, ऐ कोई वड्डी गल नहीं जी, किसी का यार हंस रहा होगा तो बारिश हो गई, टेंशन की कोई गल नहीं है जी। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं था तब इसके पास बड़े बड़े समाधान होते थे कि बारिशों में दिल्ली की सड़क पर पानी क्यों जम जाता है, क्योंकि नालियों की सफाई समय से नहीं होती। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बारिश के मौसम से पहले ही हर जगह की नालियों के ढक्कन के ऊपर जमी धूल, पॉलीथीन, कचरा आदि साफ करवाएंगे और फिर बारिश में पानी नालियों से होते हुए यमुना में गिर जाएगा। देखो जी, सीधा सा उपाय है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। फिर खूब ढोल पीटा गया कि IIT से पढ़ा हुआ आदमी है, दिल्ली को तो ऐसे ही सीएम चाहिए। सीएम बनते ही आदमी खुद के ही खिलाफ धरना पर बैठ गया, बच्चों की कसमें खाता रहा कि घर नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा। कुछ ही महीनों में वैगन आर और ऑटो रिक्शा से आने वाले विधायक, जो वस्तुतः कभी गरीब थे ही नहीं, वो फॉर्च्यूनर, इनोवा से आने लगे। मरियल सा दिखने वाला इंसान ऐसा फूला मानो देसी घी में तली हुई पूड़ी हो। आंखों तक वसा भर गई और फिर दिमाग में भी चर्बी चढ़ गई। ये तो कविता हो गई। भाई ने दिल्ली वालों का काटने का फॉर्मूला विकसित कर लिया कि भाई बिजली और पानी हम फ्री दे देंगे और दिल्ली को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास सिटी। दिल्ली के साथ एक सकारात्मक बात यह है कि यहाँ आपको गर्मियों में पानी की किल्लत वाला जोहान्सबर्ग, बारिश में नौकायन वाला वेनिस, सर्दियों में लॉस एंजलिस और बाकी समय पटना का एक थोड़ा सा स्वीकार्य रूप जो है बन जाता है दिल्ली। आजकल दिल्ली में तो फ्लाईओवर से भी जलप्रपात का सुख लिया जा सकता है। जो दिल्ली वाले यमुना में उड़ती झाग की तस्वीर को ही ग्लेशियर का बर्फ मानकर नैन सुख लेते हैं, वो हैप्पी लकी ते सोनू दी गड्डी पर फ्लाईओवर से लगातार गिरते पानी को जोग जलप्रपात का चचेरा भाई क्यों नहीं मानेंगे। अब क्या हुआ है कि जैसे शीला दीक्षित के खिलाफ जो इनके पास 200 पन्नों की किताब थी जिसमें सब लिखा हुआ था कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो, वो तो खो गई, चूहा कुतर गया, जो भी हुआ कभी सार्वजनिक तो हुआ नहीं सब। उसी तरह जिस दिमाग से IITian मुख्यमंत्री बारिश में जल निकासी के झटपट उपाय बताया करता था, उसमें सत्ता की चर्बी ने जगह ले ली और इनके सोचने वाले तंतुओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा कान से बहकर निकल गया। 7 साल हो गए इन्हें सत्ता में आए, 3 बार ये मुख्यमंत्री चुने गए हैं, भारी बहुमत भी है, जल मंत्रालय भी है और नालियों की सफाई का जिम्मा नगर निगम नहीं दिल्ली के सरकार के पास ही है। फिर भी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की प्लानिंग में इतने व्यस्त हैं कि कचरा पेटी लगाने तक पर अपने पोस्टर छपवा देते हैं। इनकी पूरी पार्टी और इसके विधायक ऐसे नमूने हैं कि सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगवाने से लेकर डस्टबिन रखने तक पर उस दोनों ही कार्य में खर्च के पैसे से कहीं ज़्यादा विज्ञापन में खर्च करते हैं। यह आदमी अप्रैल में ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन की कमी पर चिल्ला रहा था और उस समय तक इसने कोविड के दौर में 822 करोड़ के विज्ञापन लगाए। जहां उत्तर प्रदेश ने लगातार ऑक्सीजन प्लांट बनवाए, केजरीवाल ने सिर्फ विलाप किया कि केंद्र उसको सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दे रहा। जितना इसने खर्च किया उतने में सैकड़ों ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा सकते थे और है।
ऑक्सीजन की नौटंकी पर तो कोर्ट ने भी इस धूर्त आदमी को फटकार लगाई कि आखिर 4 गुना ऑक्सीजन क्यों मांग रहा था। खैर, ताज़ा बात यह है कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी बाढ़ की स्थिति आ चुकी है। वहां से भी वीडियो आ रहे हैं जहां कारें आधी डूबी हुई किसी तरह सड़क पर आगे बढ़ रही। इस लिहाज से दिल्ली और न्यूयॉर्क में अंतर तो नहीं दिखता, और आम आदमी पार्टी चाहे तो दिल्ली के महंगे जगहों पर इसका विज्ञापन लगा सकती है कि उन्होंने दिल्ली वालों को अमेरिकी शहर का मजा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के समर्थक इस बात पर यह भी कहने लगेंगे, देख लो संघीय आदमी, न्यूयॉर्क भी जल जमाव से जूझ रहा है। आम आदमी पार्टी और इसके लंपट समर्थकों की समस्या यह है कि दिमाग की जगह अखरोट मिले। न्यूयॉर्क में कैटेगरी 4 का तूफान आयदा आया हुआ है और दिल्ली में बस 2 दिन की बारिश हुई है, दोनों में अंतर है। वैसे भाजपा ने कमाल की तेजी दिखाते हुए पोस्टर लगाकर अपना विपक्ष धर्म निभा लिया है कि स्विमिंग पूल में नहाए क्या। दिल्ली भाजपा की सारी क्रिएटिविटी 4 पोस्टर लगाने पर ही सिमट जाती है। एक लगाता है, 3 कहता है वाह भाई कमाल कर दिया भाई, क्या पोस्टर है भाई, हो गया खत्म। अगला चुनाव आता है और केजरीवाल हार जाता है। भाजपा नेता के चेहरे पर गजब की मुस्कुराहट होती है, तभी उसकी नींद टूट जाती है। आप इन्हें कुछ कहकर देखिए तो सही, ऐसे ट्रोल बरसाएंगे कि आप भूल जाएंगे। इनका युवा नेतृत्व तो फोटो खिंचाकर यह लिखने में व्यस्त है, आज फलाना जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया, उन्होंने हमें शॉल ओढ़ाई, आज हमने 3 किलोमीटर साइकिल चलाई, आज उन्होंने 8 पुशअप किए। राजनीति छोड़ के ये लोग सब काम कर रहे हैं बाकी के। आप इन्हें कुछ कहो तुरंत पलट कर पूछ देंगे, क्या आप मोदी जी से ज़्यादा जानते हैं? अरे भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में तुम लोग हो, वो सांसद तो अपने ही ले जाते हैं ना, तुम लोग विधायक क्यों नहीं जिता पाते? दिल्ली एक ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपैलिटी से अधिक कुछ भी नहीं है, और 3 चुनाव से भाजपा सिर्फ पोस्टर का जवाब पोस्टर से दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल ने जो बर्बादी फैलाई है, उस पर लगातार शोध और आर्टिकल देने के बाद भी भाजपा वाले उसके 8 स्कूलों को अलग अलग एंगल से दिखाकर यहाँ की बेकार शिक्षा व्यवस्था को फिनलैंड बनाकर दिखाने के ब्लिट्ज क्रेग को काट नहीं सके। 9वीं और 11वीं में कमजोर बच्चों को जबरन फेल कराकर बोर्ड में बैठने ही नहीं देते, ताकि बोर्ड में संख्या की जगह प्रतिशत पासिंग परसेंटेज बेहतर हो। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि शीला दीक्षित के जाने के बाद से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पास होने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है, बढ़ी, संख्या परसेंटेज नहीं। आप यह आंकड़ा भी देख लीजिए कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या लगातार घट क्यों रही है। खैर, यह ना तो मैं पहली बार कह रहा हूं ना आखिरी बार कि इनके IT सेल का पूरा समय और योजना अपने ही लोगों को नीचा दिखाने, उन्हें ट्रोल करने में जाता है। दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। दिल्ली में बंगाल की तरह कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी नहीं है, यहाँ के लोग अनपढ़ भी नहीं है। संसद और निगम के चुनाव में भाजपा जीत भी रही है, लेकिन विधायक के चुनाव में कैसे पिछड़ जाती है। जमीन पर गौतम गंभीर के अलावा किसी और के काम की या प्रदर्शन की झलक तक नहीं दिखती। केजरीवाल के पोस्टरों को लेकर ट्रोल करने और खुद पोस्टर लगाकर न्यूज में आ जाने पर उसकी खबर शेयर करने के अलावा इनके नेता और क्या कर रहे हैं, ये कहीं नहीं दिखता। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये लोग तथ्य थूकते हुए ट्विटर पर ट्रोलिंग के लिए आए, लेकिन मुझे ट्रोल करने से क्या फ़ायदा, मैं तो आम आदमी का कार्यकर्ता हूँ नहीं। वैसे देखा जाए तो जैसे लोग होते हैं वैसे ही नेता चुनते हैं। अगर इन्हें फ्री बिजली और पानी से ही आनंद मिल रहा है और बारिश में जल जमाव, गर्मी में पावर कट, पानी की कमी, सड़क के जाम या हर समय झूठ बोलकर अपने नकारेपन का दोष केंद्र पर फेंकने वाला मुख्यमंत्री ही पसंद आता है तो कोई क्या करेगा। भाजपा के पास एक समय मौका था कि भरे डेंगू और बारिश के महीने के तुरंत बाद ये चुनाव करवा लेते, लेकिन इन्होंने उस अवसर को नहीं भुनाया। सर्दियों में दिल्ली में ना तो जल जमाव की समस्या होती है, ना ही पानी की कमी, ना बिजली जाने का टेंशन होता है। सड़क पर जाम भी लगे तो व्यक्ति टाल जाता है क्योंकि AC नहीं चलाना पड़ता। इसलिए फरवरी में चुनाव कराने से किसी को कुछ याद नहीं रहता और बाकी का काम फ्री बिजली फ्री पानी से हो जाता है। फ्री के चक्कर में लोग यह भूल जाते हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड से उनकी बिजली का बिल नहीं आता। जिस पेट्रोल की कीमत पर रोते हो उसमें राज्य सरकार 30% वैट लेती है और कहती है कि हमारे पास पैसे घट रहे हैं। वस्तुतः वो पैसे घटते नहीं, तुम्ही से पैसे लेकर तुम्हें ही फ्री बिजली दी जा रही है। इसलिए चिल करो और दिल्ली के वेनिस हो जाने पे लहरिया लूटो। आप भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि बांटने से खुशियां बढ़ती है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।